बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने बैक्टीरिया करना है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक ग्रेम पॉजिटिव कोकाई है हमारे पास। सबसे पहले डिजीज़ की बात करते हैं तो डिजीज़ में ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के तकरीबन हर किस्म का इन्फेक्शन कराता है। न्यूमोनिया कराता है, बैक्टीरियमिया कराता है, मेनिंजाइटिस कराता है, बाकी ओटाइटिस मीडिया, मास्टोइटिस, साइनोसाइटिस और कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, कंजक्टिवाइटिस कराते हैं चिल्ड्रन में। लेकिन ये तो कॉमन डिजीज़ है ना। जो सबसे नंबर 1 काज जो है ना ये जिन डिजीज़ का वो है हमारे पास ये 4। इसका मैंने निमोनिक आपके लिए लिख दिया है। मॉप्स, MOPS। M से आ जाता है मेनिंजाइटिस, O से आ जाता है ओटाइटिस मीडिया यानी कि मिडल ईयर का इन्फेक्शन, P से आ जाता है निमोनिया। कौन से निमोनिया? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और S से आ जाता है साइनोसाइटिस एंड सेप्सिस। अब जो मॉप्स ये जो है ना ये चारों डिजीज़ ये नंबर 1 ये जो स्ट्रेप निमोनिया नंबर 1 काज है इन चारों डिजीज़ का। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप लोगों को पता है कि ये ग्रेम पॉजिटिव है, लैंसेट शेप्ड कोकाई है, ठीक है। या तो ये पेयर्स में होता है या फिर ये शॉर्ट चेन्स में होता है। जैसे ये मैंने बताया हुआ या ऐसे होगा या ऐसे होगा शॉर्ट चेन्स की फॉर्म में। तो अब ये लैंसेट शेप से ये मुराद है कि बिल्कुल गोल नहीं होगा, इसके थोड़े से पॉइंटेड एंड्स होंगे, ठीक है। एंड देन इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक और जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई हुई है वो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि जो स्ट्रेप निमोनिया है, स्ट्रेप निमोनिया और स्ट्रेप विरिडेंस में उन्होंने एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन की हुई है। जो स्ट्रेप निमोनिया है वो बाइल सेंसिटिव होता है और ऑप्टोचिन सेंसिटिव होते हैं, जबकि जो स्ट्रेप विरिडेंस है वो बाइल से भी रेजिस्टेंट होता है और ऑप्टोचिन से भी रेजिस्टेंट होता है। स्ट्रेप निमोनिया और स्ट्रेप विरिडेंस पर अगर डिफ्रेंशिएशन आ जाए तो आपने ये 2 पॉइंट लिख लेने, ठीक है। उसके अलावा जो इसके अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इसके कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड है उसकी बेस पे इसको हम सीरोटाइप्स में डिवाइड करते हैं और इसकी 91 सीरोटाइप्स आ जाती हैं। जब हम स्पेसिफिक एंटी सीरम देंगे तो इसका जो कैप्सूल है वो स्वेल कर जाएगा, इसको हम क्वेलिंग रिएक्शन कहेंगे और ये इस क्वेलिंग रिएक्शन की वजह से हम सीरोटाइप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब जो कैप्सूल्स होते हैं वो वायरुलेंस फैक्टर होते हैं क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस नहीं होने देते, ठीक है। कैप्सूल जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैप्सूल है इसका मतलब है कि वो फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर रहा है। कैप्सूल का सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो फैगोसाइटोसिस की इनहिबिशन होता है। बाकी भी इसके फंक्शन होते हैं लेकिन सबसे मेन जो होता है वो फैगोसाइटोसिस की इनहिबिशन होता है। क्योंकि एक चीज़ आप देखो, एक उसने बैक्टीरिया को ऊपर से कवर ही किया हुआ है, तो जो हमारे जो फैगोसाइट्स होते हैं ना वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि इस कैप्सूल के अंदर बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, इस वजह से वो उसकी फैगोसाइटोसिस नहीं होने देते, ठीक है। अब जो उसके बाद है अगर ने ये बात लिखी हुई है कि अगर कैप्सूल के अगेंस्ट बन जाए एंटीबॉडी तो उसकी वजह से फैगोसाइटोसिस होने लगती है और फिर रेजिस्टेंस हो जाती है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। अब जो उनने आगे बात लिखी हुई है एक सरफेस कंपोनेंट होता है स्ट्रेप निमोनिया का, वो होता है टिकोइक एसिड, ठीक है। इस टिकोइक एसिड को कहते हैं हम सी सब्सटेंस। अब ये सी सब्सटेंस जो होता है ना, सी सब्सटेंस क्या करता है, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन के साथ। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होती है ये आप पैथोलॉजी में भी पढ़ोगे। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है ना एक्यूट फेज, जब हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है ना उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल जो होता है वो सीरम में इंक्रीज़ कर जाता है। अब जब हमने ये सी रिएक्टिव प्रोटीन हमने डिटरमाइन करने सीरम में हमने चेक करना है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं ये सी सब्सटेंस देते हैं। वो सी सब्सटेंस सी रिएक्टिव प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है और हम उसका लेवल डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे उन्होंने मेडिकल इंपॉर्टेंस बताई हुई है सी रिएक्टिव प्रोटीन की, MCQ के हवाले से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ना वो बेटर इंडिकेटर होता है हार्ट अटैक का एज़ कम्पेयर टू एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा और सी रिएक्टिव प्रोटीन का ज़्यादा होगा दोनों का, लेकिन जो बेटर इंडिकेटर है जो बेटर इंडिकेट कर सकता है कि हार्ट अटैक प्रिडिक्टर है वो होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो जो न्यूमोकोकाई होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल ओरोफेनिक्स में प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होते हैं वो कम्युनिकेबल नहीं होते। अब इसकी डिजीज़ आती कैसे है, जब हमारे पास प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आते हैं ना तो तब ये डिजीज़ हमारे पास होती है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कौन से थे वो हम नेक्स्ट पैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं। अब हम बात करें अगर पैथोजेनेसिस की, तो पैथोजेनेसिस में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर जो है वो कैप्सूल है इसका। क्यों कैप्सूल, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो क्या होता है एंटी फैगोसिटिक होता है, फिर वो फैगोसाइटोसिस नहीं होने देता। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो हमारे पास लिपोटिकोइक एसिड है। ऑलरेडी आपको पता है कि लिपोटिकोइक एसिड कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन कराते हैं और साइटोकाइंस की प्रोडक्शन कराते हैं और वो साइटोकाइंस जो होते हैं वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराते हैं। अब जो न्यूमोलाइसिन है वो न्यूमोलाइसिन क्या कराता है, वो हीमोलाइसिन होता है यानी कि वो अल्फा हेमोलिसिस कराता है। ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो स्ट्रेप न्यूमोनिया तो वो अल्फा हेमोलिसिस कराते हैं। अब जो चौथा वायरुलेंस फैक्टर है वो आ जाता है हमारे पास IgA प्रोटीएज। IgA प्रोटीएज क्या करता है, IgA जो प्रोटीन होते हैं ना हमारे पास, IG जो एंटीबॉडी होती है जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है उसकी क्लीवेज कर देते हैं।
अब जब IgA प्रोटीन टूट जाएगी तो हमारे पास जो न्यूमोकोकाई जो बैक्टीरिया है वो इजीली म्यूकोजा के साथ अटैच कर जाएगा और वहाँ पे कॉलोनाइज हो जाएगा और वो इन्फेक्शन करा देगा, ठीक है। अब जो उसके बाद है, अच्छा इसके बाद आगे उन्होंने बताया हुआ है कि जब ये न्यूमोकोकाई एल्वियोलाई में पहुंचता है ना, तो जो फ्लूइड होता है और RBCs WBCs ये सारे के सारे लंग में इकट्ठे हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लंग, लंग की कंसोलिडेशन कराते हैं। तो याद रखना कि जो स्ट्रेप न्यूमोनिया होता है उसमें कंसोलिडेशन ऑफ लंग होती है, ये आपको सिनेरियो में दे सकते हैं। एक इसका फीचर होता है रस्टी ब्राउन स्पुटम और दूसरा इसका फीचर होता है कंसोलिडेशन ऑफ लंग। ये अगर दोनों न्यूमोनिया में इस सिनेरियो में प्रेजेंट है तो आपने जाना है स्ट्रेप न्यूमोनिया की तरफ, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में याद रखना, एक तो अल्कोहल होती है, ठीक है। अल्कोहल है या ड्रग इंटॉक्सिकेशन या और भी कोई ब्रेन का मसला है तो उसकी कोई भी ऐसा मसला है जो कफ सेंटर को डिप्रेस कर रहा है, तो कफ रिफ्लेक्स हमारे पास अगर सही नहीं होगा तो हम प्रॉपरली कफ नहीं कर सकेंगे, तो हम जो सिक्रीशंस होंगे उनको एक्सपायर कर देंगे और हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरे हमारे पास प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है रेस्पिरेटरी ट्रैक की एबनॉर्मलिटी, ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन है या म्यूकस इकट्ठा हुआ है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, या फिर ब्रोंकाई की ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इंजरी है किसी भी इरिटेंट की वजह से, कोई भी मसला है तो उसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेप न्यूमोनिया के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा जो हमारे पास मेन काज है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो है एबनॉर्मलिटी सर्कुलेटरी डायनामिक्स, यानी कि अगर हमारे पास सर्कुलेशन में कोई मसला आ रहा है जैसे कि पल्मोनरी कंजेशन है या फिर हार्ट फेलियर है तो भी ये चांसेस बढ़ जाएंगे। चौथा स्प्लीनेक्टमी और पांचवा है क्रोनिक डिजीज़ जैसे सिकल सेल एनीमिया या नेफ्रोसिस। जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें स्प्लीन की खुद ब खुद इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से भी एस्प्लेनिक हो जाता है और उसकी वजह से भी न्यूमोकोकल सेप्सिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर हमारे पास एक और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ये है कि अगर इंसान को किसी भी बंदे को हेड इंजरी हुई है और उसका स्पाइनल फ्लूइड लीक कर गया नोज़ के थ्रू, तो उसकी वजह से भी न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात हो गई पैथोजेनेसिस और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की। क्लिनिकल फाइंडिंग आपको पता है कि स्टार्ट हो जाएगा भाई, सख्त सर्दी लगेगी, बुखार होगा, खांसी होगी, प्लूरा मतलब ये लंग्स के रीजन में पेन होगा, स्पूटम में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि रस्टी ब्राउन कलर का होगा, बैक्टीरिया होगा 15 to 25% ऑफ केसेस में और स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाएगा 5 से 10 दिनों में, क्योंकि एंटी कैप्सूलर कैप्सूल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, ठीक है। आगे ने यही बताया हुआ है कि जो डिजीज़ ऑलरेडी होती हैं मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ उनका जिक्र किया हुआ है। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो हमने ग्रेम स्टेनिंग करेंगे तो ग्रेम स्टेनिंग में क्या दिखेगा हमारे पास, वही लैंसेट शेप्ड ग्रेम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई दिखेंगे। अगर हम इनका कल्चर करेंगे तो कल्चर में हमारे पास दिखेगी अल्फ़ा हेमोलिसिस दिखेगी, बाइल सॉल्युबल होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और ऑप्टोजिन सेंसिटिव होता है, ठीक है। जो हमारे पास स्ट्रेप्टोविरिडेंस होता है वो बाइल रेजिस्टेंट होता है और ऑप्टोजिन से इनहिबिट नहीं करता, वो ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेलिंग रिएक्शन का भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर हम एंटी सीरम देंगे स्पेसिफिक सीरोटाइप के अगेंस्ट तो जो हमारे पास कैप्सूल है वो स्वेल अप कर जाएगा, उसको हम क्वेलिंग रिएक्शन कहते हैं। अब से अगर हमारे पास मेनिंजाइटिस है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कल्चर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और जो हमारे पास टेस्ट है वो होता है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि इस टेस्ट में हम जो कैप्सूल का पॉलीसेकेराइड होता है ना उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू द लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। उसके अलावा हम लोग यूरिनरी एंटीजन भी डिटेक्ट